So friends, myself JV from Study IQ. बैंक पीओ की इंटरव्यू पे जाने वाले कैंडिडेट्स से मैं मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसके बारे में अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या खासियत हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो खासियत विशेष है जो आप इंटरव्यू में उनसे शेयर करेंगे। पहली तो है नेगोशिएबिलिटी। नेगोशिएशन का कॉमन पार्लेंस में डिफरेंट मीनिंग होता है। यहाँ फ्रेंड्स और मीनिंग है। यहाँ नेगोशिएबल का मतलब, नेगोशिएशन से मतलब ट्रांसफरेबिलिटी। कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो ट्रांसफरेबल ना हो। जैसे एग्जाम्पल, हम फिक्स डिपॉजिट रिसीट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि वो ट्रांसफरेबल नहीं है। हर एक एफडी पे लिखा होता है नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। जो ट्रांसफरेबल नहीं तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले इसकी क्वालिटी है नेगोशिएबिलिटी। इट मस्ट बी नेगोशिएबल, मींस ट्रांसफरेबल। तो ट्रांसफरेबिलिटी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा है फ्रेंड्स, जब ये ट्रांसफरेबिलिटी इसमें है तो इस ट्रांसफरेबिलिटी में एक इसका और कैरेक्टर छिपा हुआ है, वो है ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल कहते हैं ओनरशिप राइट। मींस सपोज आपको एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से चेक मिल गया, आपको दो अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो वो ट्रांसफर होके जब आपके पास आया, वो उस चेक के अगेंस्ट आप खुद भी पेमेंट ले सकते हैं या फिर उसे आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपको अधिकार मिल गया है। ये इसकी ब्यूटी है, खासियत है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। अब आए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो शुमार किए जाते हैं वो है चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। बाद में इसी नेगोशिएबल कैटेगरी में डिमांड ड्राफ्ट भी ऐड कर लिया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अमेंड कर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हैं, यही बैंकिंग की जान है या ये आधार है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। यहां हमने जिक्र किया है प्रॉमिसरी नोट। क्या फ्रेंड्स, आप जहां बैठे हैं, आप अपने प्लेस पे देखें, अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट है, तो आप बता सकते हैं भाई ये प्रॉमिसरी नोट है। करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट एग्जैक्टली नहीं है, उसे करेंसी एक्ट के अनुसार डील किया जाता है। जो प्रॉमिसरी नोट है, जिसे कोलोकियल लैंग्वेज में परनोट कह देते हैं, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डील किया गया है। ये वही प्रॉमिसरी नोट है जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपसे भरवाया जाता है। इसी के आधार पे जब कोई बोरोवर डिफॉल्ट करता है उसके अगेंस्ट लीगली प्रोसीड किया जाता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है प्रॉमिसरी नोट जब कोई लोन लेने जाता है। अब उससे आगे आए, क्या डिमांड ड्राफ्ट और चेक में अंतर है? यस, डिफरेंस इसमें है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो चेक है वो हमेशा ही कस्टमर के अकाउंट पे ड्रॉ किया जाता है और उसी से इसे क्लियर किया जाता है। अगर बैलेंस है तो क्लियर कर दिया जाता है, या कोई अगर टेनेबल रीजन है तो बैंक इसकी पेमेंट रिफ्यूज कर सकता है। जबकि डिमांड ड्राफ्ट है, अगर डिमांड ड्राफ्ट आपको इशू किया जाता है बैंक के द्वारा तो इसकी पेमेंट रिफ्यूज नहीं हो सकती। इट इज एज गुड एज कैश। इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट
हंस के ले लिया जाता है। आगे देखें, जो डिमांड ड्राफ्ट है ये बायर इसे खरीदता है। सपोज आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया, तो आप बायर कहलाएंगे, खरीदने वाले कहलाएंगे। आप इसे अपने अकाउंट से भी बनवा सकते हैं, नगद पैसे देके भी बैंक से बनवा सकते हैं। जब बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाएगा आपका, तो ये डिमांड ड्राफ्ट सपोज ए बैंक से आपने बनवाया है, तो ए बैंक की एक ब्रांच इसे इशू करेगी, दूसरी ब्रांच पे ये पेएबल होगा, वो इसे पे करेगी। और जब यूनिवर्सिटी इसे जमा करवाएगी अपने अकाउंट में, तो बैंक टू बैंक जो एक पेइंग बैंकर का रोल कर रहा है, कलेक्टिंग का कर रहा है, तो उसकी पेमेंट उन्हें मिल जाएगी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्या डिमांड ड्राफ्ट पे बायर का नाम लिखा जाता है? सपोज आपने बाय किया है डिमांड ड्राफ्ट, तो क्या आपका नाम वहां लिखा जाएगा? ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर देंगे, भाई आपका नाम लिखा जाएगा, लिखा जाता है। ये सितंबर 2018 से इस तरह की प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के अनुसार। आगे देखें, अगर डिमांड ड्राफ्ट पेई के हाथ में चला गया, पेई होता है जिसके हक में आपने डिमांड ड्राफ्ट कटवाया। डिमांड ड्राफ्ट किसी इंडिविजुअल के नाम पे हो सकता है, इंस्टीट्यूशन के नाम पे हो सकता है, किसी के नाम पे, किसी कंपनी के नाम पे भी हो सकता है। तो जो पेई के पास अगर डिमांड ड्राफ्ट चला गया, तो पेई पेमेंट लेने चला गया डिमांड ड्राफ्ट की, तो उसका पेमेंट कभी भी रुक नहीं सकता। जैसे मैंने पहले कहा, इट इज एज गुड एज कैश, तो इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी बैंक को। और ये हमेशा पैसे लेके बनाया जाता है, चाहे खाते से लिए जाएं, चाहे नगद जमा करवाए जाएं। एक इंटरव्यू में और क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है, कितने पैसे में नगद पैसे देके डिमांड ड्राफ्ट लिया जा सकता है? आप सोचें दोस्तों, आप अपने कॉपी पे लिख के देखें, दिया जा सकता है कितने अमाउंट पे? मीन्स आप कैश जमा करवा के कितने अमाउंट पे आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट दे देगा? तो ये आप नोट करें फ्रेंड्स, ये 50,000 से कम होना चाहिए अमाउंट, अगर आप नगद पैसे देके, कैश पैसे देके डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं। दूसरा और देखें क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो ये है, भाई क्या डिमांड ड्राफ्ट बेरर इशू किया जा सकता है? तो इसका आंसर ये है, आपने इंटरव्यू में देना, डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बेरर इशू नहीं किया जा सकता। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में इसे मना किया गया है। ऐसा कोई डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं किया जा सकता जो बेरर होवे। ये हमेशा ही ऑर्डर होता है और इसे बैंकों की प्रैक्टिस है, क्रॉस कर दिया जाता है, अकाउंट पे कर दिया जाता है, लेकिन ये कभी भी बेरर नहीं होता। So friends, that's all. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you.